नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 5 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले हम लोग कुछ एक पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, यानी कि जो हमने लास्ट में रिवीजन किया था उसके पहले कल एक हमने क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बतानी थी। दरअसल यह टॉपिक अगर रियली में देखा जाए तो यह दरअसल आपका एनवायरमेंट का ही सेक्शन है। कल कमेंट एक आया था हमारे पास कि सर इसका जो रिलेशन है बेसिकली पेपर फर्स्ट है, ज्योग्राफी से, कहने का मतलब उनका था। बट टॉपिक जैसा कि अगर आपको पता होगा तो क्या होता है ना कि कोरिलेट करता रहता है, एक टॉपिक कई विषयों के साथ संबंधित होता है। लेकिन चूंकि एमएससी रही है मेरी, एमएससी ईवीएस में, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में, तो बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा जाए अगर सही रूप में तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों में पढ़ाया जाता है। तो आप एक तरीके से इसको सही रूप से नहीं कह सकते हैं कि किस में जाएगा। हालांकि ये टॉपिक बेसिकली ईवीएस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आ सकता है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी, और ईवीएस का तो ऑलरेडी सेक्शन ये हाई है, तो कंफ्यूजन इसमें यहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी थी कि समझाया नहीं जाता है, तो मैं इसको आपको मैं बता दूं कि दरअसल जहां पर टॉपिक समझाने वाला होता है उस पर मैं बखूबी समझाता हूं। आप कई सारे वीडियोस को देखें तो आप पाएंगे जहां पर लगता है कि यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझाने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ा के निकल जाना, ये सही बात नहीं होती है। जहां पे लगता है कि यहां पे समझाना चाहिए, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो समझने की नीड है, वहां पे उसको समझा भी दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले वीडियो आप सभी लोग देखा करें, उसके बाद चीजों को एनालिसिस किया करें, ये मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? ओके, अब बाकी आपके सजेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप कोई भी सजेशन दें, पॉजिटिव नेगेटिव दें, आपका स्वागत है, ठीक है? प्लेटफॉर्म आपका है, आप जो भी सुझाव देंगे उस पर बखूबी डिकोड एग्जाम काम करेगा, ठीक है? खैर, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो है अब हम लोग रिवीजन करते हैं, यानी कि कौन सा हमने जो है कल करंट किया था। और रिवीजन की बात किया तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आंखें बंद करिए अपनी, या फिर सामने कॉपी रखिए और ये देखिए कि क्या जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं उसका उत्तर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलिए लास्ट डे रिवीजन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पेपर जो क्या कहते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये दरअसल किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और थाईलैंड का, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो संघाई सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एससीओ बोलते हैं, ठीक है? तो एससीओ के प्रमुखों की 24वीं बैठक कब आयोजित हो रही है? ठीक है, तो ये 4 जुलाई को दरअसल आयोजित हो रही थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्राजील की राजधानी कल हमने आपसे पूछा था, तो इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फटाफट बताइए आप लोग, या नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। तो दरअसल चुना गया है किसको? एंटोनियो कोस्टा को, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया गया था इसको? 2019 में। और मैंने कल आपको बताया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात में इसका जिक्र किया गया था, ठीक है? इसके अलावा रिमपैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये अमेरिका में हो रहा है और ये वैश्विक स्तर पर अपने आप में सबसे बड़ा जो है अभ्यास है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को परमवीर चक्र किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1999 यानी कि 1999 में उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था कारगिल युद्ध के दौरान, और इस पर डिटेलिंग में मैंने कल आपको जो है बताया था। और जो है परमवीर चक्र पाने वाले जो मनोज पांडे थे, इनके साथ में लगभग 21 और लोगों को जो दरअसल परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, ठीक है? इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई सहज ऑनलाइन व्यापार ऋण जो है समाधान लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा, यानी कि जो है एमएसएमई क्षेत्र के लोगों के लिए जो है कुछ ही मिनट में जो है तकरीबन 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। चलिए अब हम लोग आते हैं आज की करंट अफेयर्स पर, और उसके पहले हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो भी सुझाव रहा करें आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहे आप दे सकते हैं, ठीक है? आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन
चीजों को पहले समझें, कई सारे वीडियोस को देखें, उसके बाद फिर एनालिसिस करें, उसके बाद फिर कोई कमेंट्स करें तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव हैं, कुछ बेहतर और किया जा सकता है, आपके सुझाव हमारे लिए जो है जरूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है कहां पर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ब्रुसेल्स जो है यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू का मुख्यालय है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, आगे भी इसकी पूछे जाने की संभावना है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आज यानी कि 5 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं फटाफट। चलिए, तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि भूपेंद्र सिंह रावत जो है उनका निधन हो गया, और आपको बताना है कि दरअसल भूपेंद्र सिंह रावत का संबंध किस चीज से था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉलर थे वो, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेटर थे, या फिर वो एक सिंगर थे यानी कि गायक थे, या फिर वो एक कवि थे। फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वो फुटबॉलर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का दरअसल क्या हो गया है, निधन हो गया है। वो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। और उनका निधन की बात करते हैं तो दरअसल उनका निधन 29 जून 2024 को हुआ। कई बार क्या होता है, जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन होता है तो उनसे संबंधित जो तिथि होती है वो भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। खासकर आरओ को जो आपका एग्जाम होगा वहां पर ऐसी तिथियां आपके लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही साथ में यूपी पीसीएस में भी ऐसे फैक्ट अक्सर पूछे जाते हैं, या किसी अदर स्टेट की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों का अभ्यास है? ये ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, ए है भारत और मंगोलिया का, या फिर भारत रूस, या फिर रूस और भूटान, या फिर मंगोलिया और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि भारत और मंगोलिया का दरअसल ये अभ्यास है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। देखो, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य का है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के अभ्यास। और अगर हम बात करते हैं इसके तिथि की कि दरअसल ये कब से कब तक आयोजित होगा, तो 3 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई 2024 के मध्य में इसका आयोजन होगा। यह बिंदु भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यह कहां पर आयोजित होगा, इस प्रकार के भी फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि तिथि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। किन देशों के मध्य आयोजित होगा, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ में कहां पर आयोजित हो रहा है, यानी कि यह मेघालय के उमरई में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा कई बार संस्करण पूछ लेता है, मैं कई बार आपको बताता हूं कि संस्करण भी आपको याद रखना होता है। तो दरअसल वर्ष 2024 में यह 16वां संस्करण था, याद रखिएगा। इसके अलावा पिछला जो संस्करण हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो पिछला संस्करण दरअसल मंगोलिया में हुआ था, आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग कुछ एक फैक्ट जो है मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम मंगोलिया के राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, उलानबाटर है। करेंसी जो है यहाँ की क्या है, टोग्रो है। ठीक, और आपके लिए टास्क है आज का कि फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि दरअसल मंगोलिया के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा मैप के माध्यम से अगर हम लोग देखते हैं दरअसल तो मंगोलिया की सीमा दरअसल उत्तर में कहां से मिलती है, रूस में। ये देखिए मंगोलिया का मैप है ये पूरा। ठीक, और मंगोलिया के उत्तर यानी कि इस दिशा में देखेंगे तो आपको रसिया दिखाई देगा, यानी कि रूस दिखाई देगा। और मंगोलिया की अगर दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में दरअसल क्या दिखाई देगा आपको, चाइना दिखाई देगा। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि मंगोलिया के उत्तर में कौन सा देश अवस्थित है, या फिर दक्षिण में कौन है। तो उत्तर में आपका रसिया यानी कि रूस है, और दक्षिण में आपका क्या है, चाइना यानी कि चीन अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोन मास्टर खिताब, ये शतरंज का खेल है, ये किसने जीता है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए यानी कि जैमे सेंटोस लतासा, बी विश्वनाथन आनंद, या सी क्रिस गेल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वनाथन आनंद। और इनके बारे में आप लोगों को बखूबी जो है पता होगा, भारत के शतरंज के ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कई सारे खिताब इनके नाम जो है हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में लियोन मास्टर खिताब किसने जीता है, विश्वनाथन आनंद ने जीता है। और सबसे बड़ी बात दरअसल ये खिताब उन्होंने 10वीं बार जीता है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
साथ ही साथ में उन्होंने यह खिताब स्पेन के जैमे सेंटोस लतासा को हराकर जीता है। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, लियोन मास्टर शतरंज स्पेन के लियोन शहर में दरअसल क्या हुआ, आयोजित किया जाता है। यह फैक्ट भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले कि दरअसल इस खेल का आयोजन कहां पर होता है, तो आपको नाम याद रखना चाहिए। इसके अलावा दरअसल विश्वनाथन आनंद के बारे में कुछ एक फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 1991 यानी कि 1991-92 के बीच में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा दरअसल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। यह फैक्ट भी आपको दरअसल याद रखना है, ठीक है। और 1985 में दरअसल उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री 1987 में दिया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा पद्म भूषण भी उन्हें दिया गया 2000 में भारत सरकार द्वारा, ठीक। और पद्म विभूषण दिया गया 2007 में। तो ये कुछ एक क्या थे, फैक्ट थे जो आपको दरअसल याद करने थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य के जीका वायरस की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर किस राज्य में परामर्श जारी किया गया। यानी कि जीका वायरस आप लोगों ने डिटेल में सुना होगा, और जीका वायरस का प्रकोप हालांकि केरल वगैरह के क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक स्टेट ऐसा है जहां पर जीका वायरस के मामले को लेकर के कुछ रिपोर्ट सामने आई है। वहां पर फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वहां पर कुछ जो है एडवाइजरी जारी की गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर वो स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी महाराष्ट्र। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ने महाराष्ट्र में जीका वायरस की कुछ रिपोर्ट्स के मद्देनजर राज्यों को परामर्श जारी किया है। यानी कि रिपोर्ट्स कहां से आई है, महाराष्ट्र से आई है, लेकिन इसके साथ साथ में अदर जो स्टेट हैं वहां पर भी दरअसल जो है मंत्रालय ने एडवाइजरी अपनी जारी की है कि भाई देखो ऐसा है, सुरक्षित रहो और जो भी चीजें करनी है उनको सही ढंग से करिए ताकि इसका प्रकोप क्या हो ना बढ़ने पाए। क्योंकि जो जीका वायरस होता है इसमें म्यूटेशन बहुत तेजी के साथ होता है। जो आपका कोरोना वायरस था ना, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या कहते हैं, यह भी दरअसल इसमें भी म्यूटेशन की क्षमता क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और जीका वायरस में भी दरअसल म्यूटेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह बहुत तेजी के साथ जो है ये बढ़ता है, इसलिए यह दरअसल खतरनाक होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जो है राज्यों को जारी की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि बरसात का मौसम आ रहा है तो कई प्रकार के और अन्य बीमारियां भी दरअसल देखने को मिलेंगी। इसके लिए भी सरकार ने काफी बड़े स्तर पर जो है कार्यक्रम चला रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें जीका वायरस की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने की बात कही गई है कि भाई देखो ऐसा है कि अब ये चीजें फैलने ना पाए, इस पर आपको निगरानी रखनी है। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों से प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की जीका वायरस संक्रमण की जांच करने का निर्देश देने को कहा है, क्योंकि जीका वायरस दरअसल गर्भवती महिलाओं में तेजी के साथ फैलता है भ्रूण के माध्यम से, ठीक है। चलिए, राज्यों से अस्पतालों को एडीज मच्छर से मुक्त रखने और निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी बात कही है कि भाई देखो ऐसा है, इस पर निगरानी प्रॉपर होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जीका वायरस के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो यह एडीज मच्छरों के द्वारा फैलता है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ ले कि दरअसल जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो एडीज मच्छरों के द्वारा फैलता है, फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा यह गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण तक पहुंच जाता है, एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है, इसलिए खतरनाक माना जाता है। और इसीलिए दरअसल सरकार का ध्यान गर्भवती महिलाओं की तरफ ज्यादा है कि उनको यह इन्फेक्शन ना होने पाए। इसके अलावा सामान्यतः यह कैसे फैलता है, शारीरिक संपर्क, रक्त आदि के यानी कि ब्लड के जो है संक्रमण से भी यह डिजीज फैलती है। आपको यह पॉइंट भी याद रखना है। चलिए,
जीका वायरस में आरएनए जीनोम होता है, जिसके कारण इसमें उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि तेजी के साथ ये जो है क्या करता है, नए नए वेरिएंट बनाता है और आगे जो है ये बढ़ता चला जाता है। सेम कैसे, कोरोना वायरस की तरीके से, जिसमें म्यूटेशन की क्षमता ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल जो है वायरस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा वायरस की अगर बात आई तो वायरस को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा वायरस के बारे में। और वायरल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, बायो में अक्सर आपके एग्जाम में बायो वाले सेक्शन में पूछा जाता है प्रश्न, वायरल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती हैं। ये टास्क मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैं टास्क आपको दे रहा हूं कि आप जितने भी डिजीज हैं यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं वायरस से संबंधित वो देख लीजिएगा। आप बस खाली आज वायरल डिजीज को देख लीजिएगा, बैक्टीरियल कल देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए, और इसके अलावा अगर हम लोग इस बीमारी के अगर इलाज की बात करते हैं तो फिलहाल इसका कोई टीका अभी तक नहीं बनाया जा सका, इसलिए अभी जो है इसमें सजगता रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए जो है सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2024 में संपूर्णता अभियान की शुरुआत जो है की जा रही है, और आपसे प्रश्न पूछा है कि दरअसल संपूर्णता अभियान की शुरुआत कब से की जा रही है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 4 जुलाई, बी 4 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4 जुलाई से दरअसल सरकार द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत की जा रही है। संपूर्णता अभियान क्या है, आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, पहला फैक्ट तो आपके सामने यही हो जाएगा कि दरअसल संपूर्णता अभियान किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2015 में हुई थी। मैंने आपको बताया था 2014 में इसके लिए प्रस्ताव जो है पेश किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, और पहले नीति आयोग का नाम क्या था, पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग। ओके, चलिए, तो नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2024 में संपूर्णता अभियान की शुरुआत 4 जुलाई से की जा रही है। फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग धाराशिव जिले में 4 जुलाई से संपूर्णता अभियान की शुरुआत कर रहा है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही पूछ लेगा कि नीति आयोग कहां से इसकी शुरुआत कर रहा है, तो यह आपको बिंदु याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा धाराशिव को आकांक्षी जिले के रूप में भी नामित किया गया है। और आकांक्षी जिलों के बारे में आपको पता होगा कि वहां पर सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो भी नैतिक मुद्दे होते हैं, जो भी अन्य बेसिक जो मुद्दे होते हैं, उन सभी मुद्दों पर सरकार जो है सूक्ष्म लेवल पर काम करना शुरू करती है। ठीक है, चलिए, यानी कि जो पिछड़े जिले होते हैं वहां पर व्यापक स्तर पर काम किया जाता है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल तो इस अभियान का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे यानी कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन सभी को मजबूत करने के लिए दरअसल इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है। और आकांक्षी जो जिले होते हैं दरअसल वो कहीं ना कहीं पिछड़े होते हैं और वहां पर जो भी बेसिक सुविधाएं होती है उनको जो है पूरा किया जाता है, ताकि वो जो है मुख्य धारा से जुड़ सके। यानी कि जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर विकास अच्छे से हो चुका है उनके बराबर वो जिले यानी कि जो आकांक्षी जिले हैं वो आ सके। इसलिए सरकार का ध्यान आकांक्षी जिलों की तरफ ज्यादा होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो। ओके, चलिए, संपूर्णता अभियान इस वर्ष 4 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो है चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों यानी जो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने वाली प्रदर्शनियां और स्वास्थ्य बैठक भी जो है आयोजित यहां पर की जाएंगे। तो कई सारे कार्यक्रम भी इस बीच में इसमें सम्मिलित रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है ट्वीट करके उनको बधाई भी दिया था। तो कौन नियुक्त हुए हैं, पहला ऑप्शन आपका डिक सूफ, बी ड्राइस वेन, सी डिक फ्लेमिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यहां पर नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक सूफ जो है क्या हुए हैं, नीदरलैंड के नए पीएम अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो, तो हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन, डिक सूफ, याद रखिएगा। और नीदरलैंड के बारे में दो फैक्ट आपके सामने, यह यूरोप महाद्वीप का देश है एक। दूसरा, इसके दक्षिण में कौन सा देश है, बेल्जियम। दक्षिण में कौन सा है, बेल्जियम। और पूर्व में क्या है, जर्मनी है, याद रखिएगा।
राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी इसकी कहां है? एम्स्टर्डम इसकी क्या है? राजधानी है। यह भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सामने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ मिलकर किस देश में पॉइंट ऑफ सेल में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान की है? किस देश में ऐसा किया गया है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी नेपाल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए इसकी हम लोग व्याख्या फटाफट देखते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ना, क्या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक, ये एक एजेंसी है के इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ, किसके साथ? नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात में, देश का नाम याद रखिएगा, में पॉइंट ऑफ सेल में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि जिसको हम लोग यूपीआई बोलते हैं, यूपीआई भुगतान की सुविधा कहां पर प्रदान की है? संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अलावा अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि संयुक्त अरब अमीरात में नेटवर्क इंटरनेशनल के व्यापक नेटवर्क पर भारतीय पर्यटकों के लिए निर्बाध लेन देन की सुविधा क्या हो? प्रदान करना है। यानी कि भारतीय जो भी पर्यटक वहां पर जाएं उनको किसी भी प्रकार की समस्या दरअसल पेमेंट्स को लेकर के ना होने पाए। और पेमेंट्स को लेकर के आपको पता होगा कि यूपीआई दरअसल वैश्विक स्तर पर भी जो है कई देशों में हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भी यूपीआई को अपनाने की बात कही थी, जब अभी बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना जी भारत की यात्रा पर आई हुई थी। तो यूपीआई कई देशों में जो है अभी इसको शामिल कर लिया गया है और ये भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। यानी कि जो पेमेंट्स का इश्यूज हुआ करता था वो अब नहीं होगा। और इसके साथ साथ में जो आपका रुपया है वो भी बहुत जगह पर मान्य होने लगा है। यानी कि आप अपने लेन देन को जो है, शॉपिंग को आप अपने यहाँ के मुद्रा में यानी कि रुपए में आप कर सकते हैं। तो कई सारी पहले हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में जो कि बहुत ही अच्छी हैं। आने वाले समय में इसका जो है एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और बहुत सारी चीजें जो है वैश्विक स्तर पर फायदेमंद होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में चर्चा में रहा सीबेक्स 2 क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक मिसाइल है, या फिर ऑप्शन नंबर बी यह एक विस्फोटक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कृषि यंत्र है, या फिर ये जैविक खाद है यानी कि बायो फर्टिलाइजर है। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप लोग को आता है यह प्रश्न या नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी, यानी कि यह क्या है? एक विस्फोटक है। कौन? सीबेक्स 2। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स। तो हाल ही में चर्चा में रहा सीबेक्स 2 भारत द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक विस्फोटक है। इसको हटा दीजिए। अत्याधुनिक क्या है? विस्फोटक है। या टीएनटी टाई नाइट्रो टॉलरेंस से 2.01 गुना क्या है? शक्तिशाली है। काफी ज्यादा कैसा है? शक्तिशाली है। और यह हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव से बना है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा घातक भी है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे आज की करंट अफेयर्स के। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का प्रश्न बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक है, और देखता हूं कि आप लोग की जो नॉलेज है बेसिक वो कितनी है। ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। आपको बताना है कि दरअसल जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखते हैं आपकी बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है घूर्णन कहलाता है, या फिर परिक्रमण कहलाता है, या फिर चक्रण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा उत्तर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको लिखना होता है कि जैविक खेती क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि जो जैविक खेती होती है। ठीक है, अब विस्तार पूर्वक इसको समझाना है। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो एनवायरमेंट वाले सेक्शन से जोड़ दीजिएगा, पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 3 से। ठीक है, जैविक खेती क्या होती है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसमें दरअसल इसके सारे के सारे जो भी फायदे वगैरह होते हैं वो आपको लिखने हैं। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रो लिख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रो में जैविक खेती क्या होती है इसको लिखिएगा। फिर मेन बॉडी आएगी, वहां पर जैविक खेती के बारे में सारी डिटेलिंग लिख दीजिएगा, कुछ डेटा डाल दीजिएगा। और बाद में फिर कंक्लूजन में
क्या और बेहतर इसमें किया जा सकता है इसके क्षेत्र में, और इसका फायदा दरअसल क्या होगा हर क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक स्तर पर हो यानी कि आर्थिक स्तर पर हो या फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, जैविक खेती के क्या कुछ फायदे होंगे, ये यहां पर कंक्लूजन में लास्ट में आप इसको एड ऑन कर दीजिएगा। लिखने की कोशिश करिएगा, कोई समस्या आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले दिन आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा। अच्छा, मैंने आप लोग को उत्तर लिखना ऑलरेडी बताया हुआ है पहला 2-3 पॉइंट्स में कि पहले आपको दरअसल क्या होता है, क्या होगा कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन आप 7-8 लाइन लिख सकते हैं, उसके बाद जो है आप फिर मेन बॉडी यानी कि जो प्रश्न में पूछा होता है एग्जैक्ट वही आपको लिखना होता है। ठीक है, अनर्गल बातें आपको जो है अपने उत्तर में नहीं लिखना होता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि फ्लो डायग्राम बनाएं, ठीक है, चार्ट वगैरह बना करके अपनी चीजों को एक्सप्लेन करें, और पैराग्राफ लिखने से बचें जब लगे कि यहां पर पैराग्राफ है, क्योंकि कई बार होता है बुलेट फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं आप, तो वहां पर पैराग्राफ का इस्तेमाल करें, अन्यथा जो है आप बुलेट फॉर्म में यानी कि पॉइंट्स फॉर्म में अपने उत्तर को लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। ये सबसे जो है बेहतर तरीका होता है। कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही होगी तो आप प्लीज बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जून माह का करंट अफेयर्स आप लोग को शायद मिल गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और जो है 3 जो नए कानून हैं उनको भी हमने करा दिया है, 3 नए कानूनों पर आप लोग उसकी एनालिसिस कर लीजिएगा। कई सारे प्रश्न वहां से आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।